नमस्कार। और एक बार फिर आप सबों का स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। और हमेशा की तरह आप सबों से निवेदन है कि प्लैनेट एक्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके हर एक वीडियोस के लिए। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस की रीच बढ़ सके। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो अपने भारतीय वायुसेना से संबंधित है। भारतीय वायुसेना में वैसे तो बहुत तरह से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट्स इसमें हैं वो हैं रशियन ओरिजिन के जो हैं Su-30 MKI। बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है, लेकिन कुछ इनमें डिफिशियंसीज भी, कुछ कमियां हैं जो कि समय के साथ जो है ये पीछे थोड़े पड़ गए। करीब ये हमारी वायुसेना में 20 से 25 सालों से ये है, लेकिन समय के साथ इनमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो इनकी कैपेबिलिटीज हैं, थोड़ी उनमें कमी आई है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो अभी भारतीय वायुसेना ने जो है या भारत सरकार ने जो है 70,000 करोड़ रुपए लगाकर खर्च कर सुपर सुखोई प्रोग्राम में के तहत जो है Su-30 MKI को जो है अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इनफैक्ट सुपर सुखोई ये बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ टेक्निकल नेम इन्होंने दिया सुपर 30 अपग्रेड। हो सकता है नाम इसलिए दिया गया हो कि 30 अलग अलग तरह के अपग्रेड इसमें किए जाएं, इसलिए सुपर 30। आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली कि किस लिए जो है ये क्यों ये सुपर 30 इसका नाम दिया गया है। सुखोई 30 जो है MKI ये बहुत से देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत के सुखोई 30 MKI जो है और देशों से अलग है, क्योंकि शुरुआत से ही जो है जब इनकी खरीद की गई थी अर्ली 2000 में जो है, उस समय ही जो है इनफैक्ट जो है थोड़े विमान जो है डायरेक्ट बन के रसिया से आए थे और रेस्ट जो है अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो है नासिक प्लांट में बनाए गए थे, यहीं असेंबल हुए थे। कुछ उसके कंपोनेंट्स जो इंडिया में बने थे और ज़्यादातर जो है रसिया से इंपोर्ट हुए थे। ये 272 की संख्या में शामिल किए गए थे भारतीय वायुसेना में। अब पिछले 25 सालों में जो है 12 के लगभग में क्रैश वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो है सर्विस से बाहर हो गए। तो 12 और उनको रिकूप करने के लिए जो है भारतीय इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है दिया गया है, और वो भी शायद इसी अपग्रेड का पार्ट है। वो उसने बना के भारतीय वायुसेना को देंगे ताकि वो 272 की संख्या जो है फिर पूरी हो जाए। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े फ्लीट के साथ साथ सबसे बड़े एयरक्राफ्ट भी है। करीब 8.5 टन के पेलोड के साथ ये मतलब कि जो है उड़ान भर सकते हैं और सबसे वर्सेटाइल है। दूसरे कोई प्लेटफॉर्म इतने वर्सेटाइल नहीं। इसमें वर्चुअली आप रशियन इक्विपमेंट्स जो आर्म्स जो हैं, मिसाइल्स और बॉम्ब्स वो फायर कर सकते हैं। इंडियन ओरिजिन की जो है मिसाइल्स और अदर मतलब कि जो आर्म्स जो है वो फायर कर सकते हैं। इजरायली ओरिजिन के हैं वो भी फायर कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो है फ्रेंच ओरिजिन को ऑफ कोर्स मतलब कि उनको अभी अलाउ नहीं किया, बट ये 3 देशों के आप जो ओरिजिन के मिसाइल्स जो हैं आप आसानी से, या अदर जो आर्म्स होते हैं, ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, ये सारे के सारे फायर होते हैं जो कि किसी और एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया में संभव नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि रसिया ने जो है एक आपका ट्रस्टेड पार्टनर होने के कारण जो है आपको जो है इस हवाई जहाज के जो है आपको सोर्स कोड दे दिए हैं। सोर्स कोड मतलब हवाई जहाज को उड़ाने के सारे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, और आपने समय के साथ उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ये बिल्कुल आपने बदल दिया है इसको। इसके आपने मिशन कंप्यूटर को चेंज कर दिया है, आपने मतलब कि जो है इसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसमें इजरायली लगा रखे हैं,
आपने इंडियन मिसाइल्स अस्त्र MK1 MK2 वगैरह का टेस्ट आप इसके साथ कर रहे हैं। इनफैक्ट इट हैज बिकम ए टेस्ट बेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। आपके इजरायली ओरिजिन के जो है डर्बी मिसाइल्स और पाइथन मिसाइल जो है विच आर वेरी वेरी कैपेबल मिसाइल्स, वो भी आप इससे फायर कर सकते हैं बड़े आराम से, जो कि संभव नहीं है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ में जो है। और इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो दुनिया के किसी भी शायद एयरक्राफ्ट में नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट में। ऑफ कोर्स आप अमेरिका के जो बॉम्बर्स बड़े बड़े वाले हैं B2 या B52 या B1, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट फाइटर एयरक्राफ्ट जो इस कैटेगरी में आते हैं उनमें किसी में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि 2.5 टन का जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ये अपने साथ कैरी करता है और 300 किलोमीटर तक उस फायर करके जो है दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकता है। विच हैज हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके, एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल जो सुखोई से ही लॉन्च किए गए थे, और हमने उनके बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो हैं, खासकर नूर खान एयरबेस पर जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बना हुआ था, नर्व सेंटर रादर कहिए, जो पूरे पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो है हब था, उसको आपने जो है, जो कि 20 मीटर नीचे जैसा कहा जाता है, 20 मीटर नीचे जो है 5 मीटर थिक कंक्रीट की दीवारों से जो है ढका हुआ अंडरग्राउंड बंकर्स को जो है आपने जो है ब्रह्मोस मिसाइल से जो है डिस्ट्रॉय किया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है अपने आप में एक इतनी बड़ी तबाही लाता है, आप अंदाजा लगा रहे 2.5 टन का मिसाइल और 3 मैक के स्पीड से वो किसी टारगेट को हिट करे। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि बॉम्ब जो उसमें वारहेड जो 300 kg का है उसका डिस्ट्रक्शन तो बाद में हो छोड़ दे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ इतनी होती है कि इट कैन डिस्ट्रॉय ए मीडियम साइज शिप, यू कैन सिंक ए मीडियम साइज शिप इन द ओशन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके, और ये मिसाइल जो है Su-30 MKI जो है उसमें से फायर की जा सकती है। तो इसका ये सब बातें मैंने इसलिए की हैं कि आपको Su-30 MKI की इंपॉर्टेंस जो है भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए जो है क्या है ये समझ में आ जाए। रिसेंट पास में जो है इसके कुछ अपग्रेड्स, कुछ इंडियन जो इसमें मिसाइल्स लगे हैं, अस्त्रा MK1 और MK2 फाइनल स्टेज में है टेस्टिंग के जो है। उसके बाद MK3 लगना है, SFDR जिसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल डक्टर रैमजेट, ये लगना है आपको जो है, और इट कैन गिव यू ए 300 किलोमीटर किल रेंज, मतलब 300 किलोमीटर दूर से ही किसी दुश्मन के जहाज को पर आप के टारगेट को आप हिट कर सकते हैं, विच इज एट प्रेजेंट पॉसिबल विथ मेटियोर मिसाइल विच इज विथ राफेल, और भारतीय वायुसेना में किसी भी एयरक्राफ्ट में ये कैपेबिलिटी नहीं है, या बहुत से वायुसेना में नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ये सुपर 30 अपग्रेड है क्या, एक्चुअल में इसमें क्या क्या मोटा मोटी चीजें, वैसे तो बहुत सी चीजें जो कि हमको पता भी नहीं चलेगा, बट कम से कम एटलीस्ट हम उन चीजों को जाने जो कि मुख्य रूप से जो है इसमें अपग्रेड किए जाएंगे। ये सुपर 30 प्रोग्राम जो है ये 70,000 करोड़ का है, और परहैप्स वो 12 जो रिकूप करने के नए जो एयरक्राफ्ट बनाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, इट इज पार्ट ऑफ दैट दिस 70,000 करोड़। ओके, तो इस अपग्रेड में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड है वो है इसका चेंजिंग ऑफ रडार। एट प्रेजेंट जो है रडार इसके अंदर में है वो पेसा रडार है, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट रडार्स एट प्रेजेंट अपने कैटेगरी में है। पेसा रडार है, करीब 250 से 100 से 270 से 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। ये एक साथ अपने साथ जो है 64 टारगेट्स को ट्रैक करता है, 8 को इंगेज भी कर सकता है। ऑफ कोर्स आपको 8 को इंगेज करने के लिए जो है आपके पास उतनी मिसाइलें होनी चाहिए आपके इन्वेंट्री में, तब आप इंगेज कर सकते हैं, बट ये कैपेबल है। लेकिन ये AESA रडार नहीं है। AESA रडार इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स। आज की दुनिया की ये स्टैंडर्ड्स हैं और सभी हाई एंड
एयर प्लेटफॉर्म्स में जो है ये मस्ट है, इनका लगना रहना मस्ट है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी जो है कन्वेंशनल रडार से बहुत ज़्यादा है। इनको जैम नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हैं, तुरंत तुरंत फ्रीक्वेंसी अपनी बदलते हैं, इसलिए इनको मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीजर्स थ्रू जैमिंग नहीं करना बहुत मुश्किल, मैं नहीं कहता संभव है, बहुत मुश्किल है। इनकी रेंज बहुत बड़ी होती है और साथ साथ ये बहुत एक्यूरेट भी हैं एयरक्राफ्ट को पहचानने में, उनको आइडेंटिफाई करने में और पायलट्स के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। तो इसमें जो पुराने पेसा रडार्स लगे हुए हैं, ऑल्दो दे आर वेरी कैपेबल, बट उनको पेसा को बोलते हैं पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया रडार, थोड़ी इंफीरियर है, AESA रडार से थोड़ा इंफीरियर है, बट क्वाइट कैपेबल। लेकिन अब जो इसमें लग रहा है वो इंडियन डेवलप्ड है, DRDO का बनाया हुआ अपना ओन AESA रडार है, वो भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड। AESA रडार दो तरह के, एक गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड होते हैं और एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होते हैं। गैलियम नाइट्राइड इट कंज्यूम्स लेस पावर as well as it gives you better range and better transmit power, क्योंकि आपको जो है ज्यादा दूर तक डिटेक्ट करना है अपने एनिमी एयरक्राफ्ट को, तो उसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो ज्यादा पावर, कम पावर कंज्यूम करके जो है ये आपको ज्यादा पावर देता है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार इसमें लगने वाला है, जो कि पूरी तरह से भारतीय डेवलप्ड है, DRDO जो डेवलप्ड है। एंड द नेम ऑफ दिस रडार इज कॉल्ड विरूपक्ष। थोड़ा अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आप देखेंगे कि हथियारों के नाम जो है थोड़ा माइथोलॉजिकल उस पर जो है चलता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है विरूपक्ष का, जो है शायद संस्कृत वर्ड है, ये मुझे नहीं मालूम है, पता चलने पर मैं जरूर मतलब बताता आपको। एंड इट कैन डिटेक्ट टारगेट्स ओवर 300 to 400 किलोमीटर्स और 100 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और आपको जो है 32 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। लेकिन ऑफकोर्स 32 मिसाइल से उसमें होती नहीं है, तो आप उतने को इंगेज, जितने मिसाइल से आप उतने इंगेज कर, बट रेंज इज क्वाइट वास्ट। ये वन ऑफ द बिगेस्ट AESA रडार्स दुनिया के होंगे। दुनिया में जितने भी AESA रडार्स है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट ये होने वाला है। AESA रडार का साइज या उसकी कैपेबिलिटी जो है बताई जो उसका ये है वो TR मॉड्यूल से होते हैं। इसमें बड़े छोटे इंडिविजुअल ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होते हैं और ये जो है आपको सभी ट्रांसमीटर्स में जो है डिफरेंट, मतलब कि जो है मैंने फेज डिफरेंस के साथ जो है उनकी सिग्नल निकलती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, सो दैट कि आपके बीम जो है वो स्टीयर हो सके। आपको एंटेना को घुमाने की जरूरत नहीं है अपने मतलब कि जो है दुश्मन के रडार को खोजने के लिए। एंटेना फिक्स्ड है, सामने स्टेशनरी है, लेकिन जो TR मॉड्यूल्स उसमें लगे हुए हैं असंख्य बड़ी संख्या में जो है, उनमें सिग्नल्स को कैसे फेज डिफरेंस के साथ डाला जाता है ताकि वो बीम जो है अपने आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली जो है स्कैन करती है पूरे वर्ड, उसको जो है ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक जो है स्कैन करती है। और ये एडवांटेज देता है कि इसमें चूंकि मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इसके वियर एंड टियर होने की संभावना बहुत कम रहती है और बहुत एक्यूरेटली जो है आप जो है रडार आपको सर्विस दे सकता है। तो हमारे इसमें जो है नॉर्मली किसी जैसे आपके राफेल में जो है करीब 1100-1200 TR मॉड्यूल के लगे हुए हैं AESA रडार। ऑफ कोर्स वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड हैं, दे आर नॉट गैलियम नाइट्राइड। इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस दिया गया है एंड दैट टू विथ 2400 TR मॉड्यूल्स। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा बड़ा नंबर, किसी भी में आज तक मैंने नहीं सुना कि 2400 TR मॉड्यूल्स किसी एक AESA रडार में डाला गया हो। इसका कारण है कि इसका जो है आप देखेंगे नोज कोन जो है SU-30M क्या है, इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा साइज का। तो इट इज पॉसिबल टू फिट ए बिगर साइज, मतलब कि जो है आपको रडार्स इन दैट, बिकॉज नोज कोन के ही अंदर में रडार को एकोमोडेट किया जाता है। नोज कोन यदि छोटा होगा तो रडार उसके अंदर नहीं जाए। जैसे तेजस में रडार जो बन रहा है, AESA रडार जो बनाया जा रहा है वो हार्डली 900 मॉड्यूल्स या 1000 मॉड्यूल्स का है, बिकॉज की नोज कोन छोटे हैं। बट SU-30M क्या एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसका नोज कोन भी काफी बड़ा है और इसलिए जो है 2400 TR मॉड्यूल्स को एकोमोडेट करता है
और इसके कारण जो आपको 300 to 400 किलोमीटर्स की जो है रेंज मिलती है, एंड दैट टू विथ गैलियम आर्सेनाइड, मतलब सॉरी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड, मतलब कि जो है टीआर मॉडल के साथ में। एक बहुत बड़ा अपग्रेड है ये अपने आप में। देन उसके बाद है आपका डिजिटल कॉकपिट। पूरे कॉकपिट को जो है पूरा ग्लास कॉकपिट बनाया जाएगा। ऑल द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और ये को हटा करके जो वहाँ मल्टी फंक्शनल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है दिया जाएगा, ताकि सारे इंफॉर्मेशन एयरक्राफ्ट के जो है एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के बारे में, इंजन के बारे में, और जो चीजें हैं अपने आपके जो है वेपन इन्वेंट्री जो है एयरक्राफ्ट के साथ में है, या आपकी ट्रैकिंग जो आप कर रहे हैं, किसी को जो है रडार पर इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको, उसके बारे में, ये सभी चीजें जो है मतलब कि जो है 3-4 जो है आपके मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले में आएंगे, और दे विल बी टच स्क्रीन है, माने आपको पायलट को सिर्फ उसको टच करना है, एक्शन विल टेकन। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि पूरा डिजिटल कॉकपिट हो जाएगा, तो नेचुरली है कि इट कैन मतलब परफॉर्म मच बेटर वे में परफॉर्म करेगा। इसका फ्लाइट कंट्रोल जो या मिशन कंट्रोल रडार, ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स जो हैं उनको बदला जा रहा है। पूरा पहले 32 बिट सिस्टम जो था उसको बदल करके 64 बिट न्यू डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर इज गेटिंग इंस्टॉल्ड। समझ लीजिए कितनी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। 32 बिट से सीधे 64 बिट कंप्यूटर पर जा रहा है, और फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन मीन्स फास्टर डिसीजन कैन बी टेकन बाय द पायलट। इट कैन help them to evade the attack on them from the enemy aircraft, and at the same time they can initiate their own attack on the enemy aircraft on shorter time so that कि आपका मिशन सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। देन उसके बाद जैसा मैंने बताया कि इंडिया बहुत से एयर टू एयर मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसको बोलते हैं, मिसाइल्स जो है एयर टू एयर मिसाइल में नॉर्मली 2 कैटेगरी का, विद इन विजुअल रेंज, मतलब एयरक्राफ्ट आपकी विजुअल रेंज में है तो इसको क्लोज कॉम्बैट मिसाइल ही बोलते हैं, सीसीएम। वो नॉर्मली आज के दिन नहीं होते, बट पहले होते थे, जिसको डॉग फाइट बोलते हैं, एयरक्राफ्ट आगे पे मैन्यूवर करके एक दूसरे को वो करते हैं। ये नॉर्मली इंफ्रारेड बेस्ड मिसाइल होते हैं, और हीट सीकिंग मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट के जो है इंजन के हीट को पकड़ करके उसकी तरफ मतलब कि अटैक करते हैं, और उसको उसके या एयरक्राफ्ट के बॉडी के हीट को जो है पकड़ करके जो है उसको जो है ट्रैक करते हैं और वहां जाके हिट करते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज में जो है एक बहुत बड़ी कमी थी अपने इसमें, जो है आपने देखा होगा कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो है, जो उसके नेक्स्ट डे, एक दिन बाद, जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन स्विफ्ट टू रिटॉर्ट के तहत जो भारत में कुछ करने की कोशिश की थी, एक बड़ा 10-12 एयरक्राफ्ट का जो है उन्होंने बेड़ा भारत की तरफ भेजा था, जिसमें अभिनंदन वर्तमान ने अपने MiG-21 से F-16 फाइटर को मार गिरा दिया था। लेकिन अपने Su-30 MKI उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की रेंज ही उतनी नहीं थी। हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस समय R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो रशियन ओरिजिन के हैं, और जो फाइटर्स जिन्होंने जो है F-16 वगैरह जो पाकिस्तान के पास में थे, उसमें AMRAAM 120C वर्सन इस्तेमाल वो कर रहे थे, जिसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर के आसपास में है, और हमारे R-77 इट इज ओनली 70-80 किलोमीटर्स। तो Su-30 MKI जो है उन पर नहीं अटैक कर पाया अच्छे से जो है, और इनको वापस आना पड़ा, और उन्होंने जो है AMRAAM 120C जो है अटैक किया था सुखोई पर। ऑफकोर्स सुखोई जो है हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी जो है बहुत अच्छे हैं, तो दे कैन डॉज दोज मिसाइल्स एंड दोज मिसाइल्स बिकेम इनइफेक्टिव। लेकिन एक कमी निकल कर सामने आई कि भाई आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज में एक एज रखनी है अपने दुश्मन के ऊपर। तो इसके तहत जो है एक नई मिसाइल बनाई गई, पहले बन रही थी, उस समय ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही थी, अस्त्रा MK1, जो कि 110 किलोमीटर की रेंज देती है, और देन अस्त्रा MK2 जो कि 160 किलोमीटर की रेंज देती है। वो अभी फाइनल स्टेज में आपके मतलब कि जो है अभी टेस्टिंग के विद इन फ्यू मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ये Su-30 MKI के साथ
इंटीग्रेट हो जाएगा, और अदर एयरक्राफ्ट जो है आपके तेजस या MiG-29 या वगैरह के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। तो और इसके बाद जो है एक थर्ड जो है नेक्स्ट वर्जन जो है अस्त्रा MK3, जिसको SFDR बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जो कि मीटियोर कैटेगरी का मिसाइल है। इट कैन गिव यू ए किल रेंज ऑफ 300 किलोमीटर में 300 किलोमीटर दूर किसी एयरक्राफ्ट को जो है आप अपने एयरक्राफ्ट से जो है अटैक कर से हिट कर सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी स्ट्रेटेजिक मतलब मिसाइल। ये भी टेस्टिंग के फेज में है, बट आई थिंक अबाउट ए ईयर इट विल टेक फॉर फाइनल मतलब टेस्टिंग कंप्लीटेड एंड गेटिंग इंटीग्रेटेड। तो ये सारे तीनों मिसाइल्स जो हैं आपके इसमें जो है इस सुपर 30 अपग्रेड में उसको लगाने के जो है उनका कार्यक्रम है इस अपग्रेड में जो है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर मिसाइल्स जो है रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जो एक ग्राउंड अटैक क्रूज मिसाइल होगा। नॉट क्रूज मिसाइल बोले, कन्वेंशनल ही मिसाइल है, बट its speed can go up to around 5 Mach, 4.5 to 5 Mach. It is a very dangerous missile. Rudram 1 is already integrated with Sukhoi 30 MKI. Rudram 2 is in the process. Rudram 3 की अभी टेस्टिंग चल रही है। ये भी about a year it will take. It will give around 400 to 500 kilometers of range to attack any ground target from the Sukhoi 30 MKI, and that too at a speed of Mach 5. So, आपका ये अपग्रेड होने के बाद जो है सुखोई 30 विल बिकम ए रियल थ्रेट फॉर इट्स एनिमीज। हमारे एनिमीज के लिए बहुत बड़ा खतरा इससे हो जाएगा। देन एक और खतरनाक मिसाइल को इसके साथ जो है इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, R-37M। ये रशियन ओरिजिन का मिसाइल है, R-37M, और ये भी एयर टू एयर मिसाइल है और इट गिव्स 400 किलोमीटर ऑफ रेंज। मतलब आप 400 किलोमीटर दूर खड़े किसी दुश्मन उड़ रहे किसी दुश्मन के विमान को भी मार गिराने की क्षमता आप में आ जाएगी। तो इस अपग्रेड में ये R-37M मिसाइल भी जो है इसके साथ इंटीग्रेट होगी, क्योंकि रशिया के साथ इसकी खरीदने की जो है बातचीत हो रही है और वेरी सून दिस डील विल बी फाइनलाइज्ड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 400 किलोमीटर्स, आप किसी भी बड़े बड़े उनके अवाक्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स वगैरह जो होते हैं वो स्लो मूविंग टारगेट्स होते हैं और उनको 400 किलोमीटर दूर से आप मार के गिरा देते हैं। और इसकी जो अटैक करने की स्पीड है दैट इज समथिंग अराउंड Mach 6। कैन यू इमेजिन, ये हाइपरसोनिक स्पीड के में चलने वाली मिसाइल होगी। तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड आप कह सकते हैं कि Su-30 के 30 MKI के मसल पावर को बढ़ाने में जो है। तो ये सब कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो है इसमें लगाया जा रहा है विथ मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर के साथ में, ताकि जो है कोई मिसाइल आपकी तरफ से आ रहा हो अटैक करने के लिए, तो आप उस प्रॉपर जो है काउंटर मेजर्स जो लेना है ऑटोमेटिकली जो एयरक्राफ्ट लेगा, सैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स का इस्तेमाल करेगा और अदर भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की इस्तेमाल करेगा उसको जो है इवेट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बिकॉज कि उसके बगैर उसको कहीं पर भी जो है अटैक करके गिराया जा सकता है, बट यही है कि जो उसको बचाता है, डिफरेंट डिकॉयज डिप्लॉय करता है, सैप एंड फ्लेयर डिस्पेंसर वो करता है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का भी इस्तेमाल करता है आने वाली मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए, इवेट करने के लिए जो है। अभी जो है एयर मार्शल अपने वायुसेना के आशुतोष दीक्षित ने रिसेंटली कहा है दैट ए फोटोनिक्स रडार इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर द Sukhoi 30 MKI and Rafale fleet. This radar will significantly improve the Air Force's ability to identify and track stealth fighter jets due to its advanced sensing capabilities. फोटोनिक्स रडार जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम अब भेजते हैं, ऑफ कोर्स फोटोनिक्स भी जो है लाइट भी जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है, बट एक अलग
फ्रिक्वेंसी बैंड में है, इसलिए उसको हम लोग फोटोन या फोटोनिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक फोटोनिक्स रडार बनाई गई है जहां पर कि जो है आप इस रडार को जो है जैम करना या इसको जो है ये करना, क्या कहते हैं, डॉज करना मुश्किल है, वो भी कंसीडर किया जा रहा है। और ऑफकोर्स इज नॉट फाइनल, बट यदि हो गया तो वो भी इंक्लूड किया जा सकता है। फोटोनिक्स रडार आने से जो है आपके जो स्टिल्थ एयरक्राफ्ट भी है उसको भी डिटेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी, बिकॉज कि ये ज्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा है इसलिए जो है चूंकि लाइट जो है नॉर्मल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रडार में यूज होते हैं उससे काफी ऊपर के फ्रिक्वेंसी में लाइट की होती है। तो निश्चित रूप से उसमें आपको जो है उसको जैम नहीं किया जाता और उसको जो है आप डॉज नहीं कर सकते हैं, उसको इवेड नहीं कर सकते, तो वो आपको स्टिल्थ रडार को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी कुछ हद तक दे देगा। एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही क्रूशियल मतलब कि जो है सेंसर्स होते हैं इन सब एडवांस आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, दैट इज कॉल्ड IRST। IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, मतलब आप रडार से नहीं बट इंफ्रारेड के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू जो है आप एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते हैं। यू डोंट सेंड एनी एयर सिग्नल, आपका एक पैसिव इंफ्रारेड डिवाइस उसमें लगा हुआ, सामने में एक आप देखते हैं गोल सा ग्लास का एक लगा रहता है SU-30 MKI के नोज पर। वो 100 किलोमीटर तक आप बिना कुछ रडार को ऑफ कर दिया जाता है ताकि आपकी एक रेडियो साइलेंस मेंटेन रहे और उसको जो है आप 100 किलोमीटर तक जो है डिटेक्ट कर सकें किसी रडार को। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप मतलब कि जो है आप उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली रडार्स के वेव्स जाते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है, रडार वार्निंग रिसीवर बता देता है कि भाई कोई रडार आपको पर ये कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। लेकिन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जो है वो सामने लगा रहता है और वो 100 किलोमीटर तक सिर्फ जो है उस एयरक्राफ्ट की जो है हीट सिग्नेचर को पकड़ता है और वो डिटेक्ट करता है। यू कैन प्लान टू फायर योर मिसाइल एंड डिस्ट्रॉय दैट, उसको पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को। तो इसका भी एक नया वर्जन, हायर वर्जन या कह सकते हैं मोर एडवांस वर्जन जो है उसमें लगाया जा रहा है इस अपग्रेड के थ्रू जो है, which will enhance the capabilities of SU-30 MKI many-fold। पहले एक जिक्र चल रहा था कि शायद इसका इंजन जो अभी है AL-31FP जो SU-30 MKI में है, which gives around 123 किलोन्यूटन ईच। दो इंजन है तो 123 किलोन्यूटन ईच जो है आपको देता है। एक प्रपोजल था कि इसको AL-41 इंजन जो स्लाइटली बड़ा है, कुछ मॉडिफिकेशंस बॉडी के अंदर में फ्यूजलाज के अंदर में करना पड़ेगा इसको करने के लिए, वो थोड़ा ज्यादा पावर देता है और नया इंजन है इसका। AL-41S F1S जो है उसका जो है थ्रस्ट है 142 किलोमीटर, तो 123 से 142 किलोमीटर आपका हो जाता यदि आप चॉइस हो जाते। लेकिन अभी भारतीय वायुसेना ने उसको जाने से जो है मना कर दिया है। उनके अपने कारण होंगे, जहां तक मेरा समझना है कि आपका जो है रडार जो है जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस लगा रहे हैं जो कम पावर कंज्यूम करता है, तो शायद जो है AL-31 जो है ये एक प्रूवन इंजन है। AL-41 एक नया इंजन है बट AL-31 इज वेरी रिलायबल एंड प्रूवन इंजन है। आप वर्षों से इसको मैंने इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट के इंजन प्लांट में बनता भी है। तो आपके पास यदि सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम बना हुआ है तो यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। और आपको जो विरूपक्ष रडार मैंने बताया क्योंकि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है तो उनका पावर कंजम्पशन कम होता है। तो इस इंजन से जितना पावर होता निकल रहा है, इससे अभी के अपग्रेड में काम चल जाएगा। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपको AL-41 जो है इसकी जरूरत नहीं है। AL-31FP इंजन अभी इसकी सफिशिएंट, शायद मेरा व्यू है। शायद वायुसेना ने इस पर इसी को ध्यान में रखते हुए जो है नए इंजन के, क्योंकि नए इंजन लेने के बाद बॉडी के अंदर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे उसको अकोमोडेट करने के लिए, एंड देन इसकी सर्टिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होगी विच कैन टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये लंबा समय लग जाएगा। तो हमें लगता है कि उसको अवॉइड करने के लिए है वायुसेना ने जो है डिसाइड किया होगा कि करंट इंजन इज सफिशिएंट इनफ टू टेक दिस अपग्रेड्स। तो ये सब जो है एक ब्रीफली जो है जो मेन अपग्रेड्स जो आने वाले हैं जो कि हमारे SU-30 MKI फ्लीट को जो है
एक लीथल वेपन बना देंगे, चेंज कर देंगे। ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि कैपेबल एयरक्राफ्ट है, वन ऑफ द मोस्ट मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट ऑफ द मतलब कि जो है करंट इट्स कैटेगरी, क्योंकि इसके आप देखेंगे कि इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ इसके इंजन आते हैं, वो 360 डिग्री घूम सकते हैं, किसी डायरेक्शन में आप घुमा सकते हैं नोजल को। इसके कारण जो है बहुत तगड़ी मैन्यूवरेबिलिटी जो है आपको मिल जाती है इस एयरक्राफ्ट को। इवन F-22 रैप्टर भी जो है इतने मैन्यूवरेबल नहीं है। तो हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट ये हैं, ये इनको देता है। बट इनकी एवियोनिक्स थोड़ी पुरानी पड़ गई है, और इनके जो है रडार्स एंड सारी चीजें एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पुरानी पड़ गई, इसलिए ये अपग्रेड जो हो रहा है उसी को फुलफिल करने के लिए है। एज एयरक्राफ्ट जो आप कहिए कि सिर्फ एज एयरक्राफ्ट इंजन और बॉडी एयरक्राफ्ट का ले लें तो शायद ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट में आएगा। लेकिन चूंकि इसके लिए आर्म्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, सेंसर्स चाहिए, आपके एवियोनिक्स चाहिए, जो इसको घातक बनाता है और एक्यूरेट बनाता है, तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत थी। और इसीलिए जो है ये 70,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया जा रहा है, और इससे जो है आपके Sukhoi 30 MKI जो है दुश्मनों के लिए और घातक बनने वाले हैं, एंड इट विल इंक्रीज द पावर ऑफ आवर एयरफोर्स मेनी फोल्ड। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। और हमेशा की तरह जो है आपको जो है मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। धन्यवाद।